पहले मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए योजना तेज कर दिया है। 350 से अधिक भारतीयों को निकालने का अनुरोध किया गया है। ईरान की मिसाइल के दक्षिणी इजराइल के मुख्य अस्पताल पर गिरने से दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को ईरान और रणनीतिक लक्ष्यों पर हमले तेज करने के निर्देश जारी किए। भारत क्रोएशिया में भारतीय यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौते सहित व्यापक मुद्दों पर बातचीत की। क्रोएशिया ने जल्द समझौते के लिए अपना समर्थन दोहराया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 54 भारतीय संस्थान शामिल है, जिसमें आईआईटी दिल्ली देश का शीर्ष संस्थान बनकर उभरा है। आईएमडी ने आज झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों के लिए ऑरेंज और शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और उड़ान के आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तरी ईरान से लाए गए 110 भारतीय छात्र नई दिल्ली पहुंचे हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। आकाशवाणी समाचार से ईरान से वापस लाए गए कुछ छात्रों से बातचीत की गई है। इस बीच इजरायल और ईरान का संघर्ष और तेज हो गया है। दक्षिणी इजरायल के मुख्य अस्पताल पर आज सुबह ईरानी मिसाइल के हमले से व्यापक क्षति हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं। इस बीच इजरायल ईरान संघर्ष में परमाणु संयंत्रों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर नए हमलों में वृद्धि हुई है। सोरोका अस्पताल पर हमला नागरिक चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इजरायली बलों ने कथित तौर पर ईरान के अराक भारी जल रिएक्टर पर भी हमला किया। सैन्य अधिकारियों के अनुसार तेहरान के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष के पश्चिमी एशिया में फैलने का खतरा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने वाशिंगटन को सख्त चेतावनी जारी की है कि ईरान क्षेत्र पर किसी भी अमेरिकी हमले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा बिरशोबा में सोरोका मेडिकल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला लेने की कसम खाई गई है। इजरायल के इस सबसे बड़े अस्पताल पर हुए हमले में कई मरीज, डॉक्टर और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इजरायल ईरान संघर्ष को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस युद्ध में नागरिकों के हताहत होने की भी निंदा की और इस बात पर जोर दिया है कि कूटनीति ही सबसे अच्छा तथा एकमात्र विकल्प है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच से अलग गोलमेज सत्र में उन्होंने कहा है कि रूस समझौते पर बातचीत में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाग्रेब में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस पेंक्लोविच के साथ व्यापक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और क्रोएशिया ने काफी समय से लंबित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर चर्चा की है। क्रोएशिया ने समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए अपना समर्थन दोहराया है और कहा है कि इससे भारत और यूरोपीय संघ दोनों को पारस्परिक लाभ होगा। क्रोएशिया के जाग्रेब में बेंस्की ड्वोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच के साथ व्यापक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने कृषि, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जाग्रेब में हिंदी के ICCR चेयर की स्थापना के लिए 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जोरदार वकालत की और कहा है कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता। उन्होंने कहा है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है।
तमिलनाडु के तिरुपुर में आज 26 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बांग्लादेशी फर्जी आधार आईडी के साथ मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय नीट एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना और रांची समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और अन्य लोगों से जुड़ी परिस्परों पर छापेमारी की जा रही है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अभी तक 211 मृतकों की डीएनए जांच की पहचान हो चुकी है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया है कि अभी तक 189 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में जेजुरी मोरंगांव मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी ने कल एक प्रमुख बाजार सुधारों को मंजूरी दी है। सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों पीएसयू के स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के लिए नए ढांचे को मंजूरी दी है। अगर शेयरधारक मंजूरी देते हैं तो पीएसयू को अब शेयर बाजार से आसानी से हटाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि भारत की भाषाई विरासत को पुनः प्राप्त करने और अपनी भाषाओं पर गर्व के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न हैं। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि 2047 तक देश को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेंगी। आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि यह सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा है कि यह दिन इससे पीड़ित समुदाय को शिक्षित करने, शीघ्र निदान को बढ़ावा देने और चल रहे शोध का प्रोत्साहन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मौसम विभाग ने गुजरात, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनामणि ने बताया है कि कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। झारखंड के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह जारी की। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के अधिकतर जिलों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, सियांग, ईस्ट सियांग, अंजाव और लोहित के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वेलावन सेंथिल कुमार मलेशिया के कुचिंग में आयोजित एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनका सामना मलेशिया के जोआचिम चुआव से होगा। सेंथिल कुमार ने अंतिम 8 के मुकाबले में कल जापान के तोमोताका एंडो को 3-0 से पराजित किया था। आगामी 21 जून 2025 को भारत सहित पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होने जा रहा है। आप भी आगे आए और योग को अपनाएं। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।